लाइक शेयर अपनी मर्जी से करते रहिएगा, है ना, जो मन करे करिएगा, बट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टेलीग्राम चैनल पे जा करके जुड़ जाइएगा ताकि पीडीएफ वगैरह जो भी मिलती हैं टाइम टू टाइम वो आपको मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, और विद इन सेकेंड्स आंसर आने चाहिए। आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े फास्ट करने वाले क्वेश्चन हैं, है ना, और कंपैरेटिवली मुझे तो ईजी लग रहे हैं, बाकी लैंग्वेज या थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको और हल्का सा छोटा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर ऑप्शन टू सेंड द टाइम टेबल टू द पेरेंट्स। आपके सामने पोल, आंसर कीजिए पोल में, 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेहतर आंसर होगा, बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। ब्लॉग जो हम लिखते हैं वेबसाइट वगैरह पे प्रॉपर अपनी भाषा में, मतलब आप एक अलग ब्लॉग बनाएंगे पेरेंट्स के लिए, चैटिंग करके बताएंगे उनको, सबसे पर्सनल नंबर रख के चैटिंग करेंगे पेरेंट्स के साथ, या फिर फॉर्मली बताएंगे ईमेल करके, या फिर फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फोरम बनाई जाती है ना इंटरनेट पे, जहाँ पे आप बता सकते हो कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ये वो। देखो बेस्ट तरीका रहेगा इसमें ईमेल, जो कि आप लोगों ने ज़्यादातर आंसर भी किया है। पोल की अगर हम बात करें तो 41% जो आंसर्स हैं वो आपके ईमेल के हैं, और बात सही भी है। आज तो आंसर आप लोग सही कर रहे हैं, समय के साथ बेहतर हो रहे हैं आप लोग। ईमेल क्या हुआ? एक प्रोफेशनल तरीका हुआ बताने का पेरेंट्स को टाइम टेबल के विषय में। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है? ड्रिल मतलब बार बार रिपीट कराओ उस चीज को जिसको आप चाहते हो कि बिल्कुल रम जाए दिमाग में। ठीक है, ये कई बार रोट लर्निंग को भी प्रमोट कर देता है, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पोल ले लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 का पोल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप आंसर टाइमली कर पाए। बताइए एक बार कि बेनिफिट या यूज क्या है ड्रिल और प्रैक्टिस का। ड्रिल और प्रैक्टिस, जैसे ड्रिल का फॉर एग्जाम्पल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या ही बोल रही हूँ मैं, कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बार बार रिपीट कराया जाता है। कोई एक एक्टिविटी कराई आपसे, आपने देखा होगा ड्रिल होती है कई बार, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं स्कूल्स में उनको यूज कराने की। तो बेसिकली यूज क्या है ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर का? टू प्रैक्टिस फैक्ट्स एंड रिमेंबर प्रोसीजर्स, टू मेक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, टू रिपीट कॉन्टेंट टिल अंडरस्टूड, या फिर टू रिमेंबर कॉन्टेंट। देखो समझ में आ गया होगा तभी हम रिपीट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए सी तो बनेगा नहीं, सी तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो चीज हम याद कर चुके हैं तब उसको रिपीट कर रहे हैं, या तो या याद करने की प्रोसेस में रिपीट कर रहे हैं। तो टू प्रैक्टिस फैक्ट्स, भाई फैक्ट्स को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे या ड्रिल करेंगे उसका। एंड रिमेंबर प्रोसीजर्स, एक प्रोसीजर आपने सीख लिया कि मान लो एक बोल्ट है, उसको खोलते कैसे, नट बोल्ट जो होते हैं उनको कैसे आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे बार बार। तो वो प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि आप एक तो जो उसमें फैक्ट्स या जो तथ्य इन्वॉल्व हैं वो समझ जाएं, और दूसरा जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे राइटिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी मान लीजिए आपको पता है ये स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना है, बार बार आप इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है वो उसका प्रोसीजर क्या है। पहले एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर कंटेंट आएगा। तो ये जो प्रोसीजर है या फिर फैक्ट्स हैं उनको बार बार इसलिए रिपीट कराया जाता है ताकि दिमाग में हो जाए सेट। तो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ ए ऑप्शन है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जब बात आती है। तो बी क्यों नहीं होगा? कोई कह रहा है टू मेक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो ड्रिल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है, एक बार आपको कोई चीज समझा दी गई, आपने सीख लिया, अब उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो एक्सप्लेनेशन लिखा होता, डिस्कशन लिखा होता, इंक्वायरी लिखा होता, तब तो समझ में आता। जब भी बात ड्रिल और प्रैक्टिस की आती है, दैट मीन्स सिंपल प्रोसीजर्स आप सीखते हैं ड्रिल के थ्रू, प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स के साथ कुछ चीजें डायरेक्टली जाती हैं जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जिसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए, देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पोल दे देती हूँ आपके सामने, नहीं तो कई लोगों का तो इतना मन होता है पोल में आंसर करने का। फटाफट फटाफट जुड़ते जाइए और पोल में आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर है 3, अभी हम कुछ 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और स्पीड आज थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे बाकी दिनों से। आंसर कीजिए, पोल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ अ स्टूडेंट इज हैविंग ट्रबल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज।
एक बच्चे को यदि एक छात्र को कोई नई भाषा सीखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप उसकी मदद करेंगे कैसे? नई लैंग्वेज, मान लीजिए आप ही कल को फारसी सीखने लग जाएं, या फिर मैं कहूँ आप स्पेनिश सीखने लग जाएं, फ्रेंच सीखने लग जाएं, तो आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब इस केस में एज अ टीचर आपको कैसे मदद दी जानी चाहिए? 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने। प्रैक्टिसिंग LSRW वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। भाई नई भाषा सीखते समय LSRW बोले तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो कौशल हैं, भाषा के मूल कौशल हैं, प्राइमरी स्किल्स जो हैं, बेसिकली ये 4 बेसिक स्किल्स बोला जाता है इनको, उनको प्रैक्टिस कराया जाए ज्यादा से ज्यादा। अगर समस्या आ रही है तो इन्हीं चारों में से किसी एक में समस्या आ रही होगी। या फिर ग्रोइंग वोकैबुलरी, वर्ड्स भर भर के याद कराए जाएं, चाहे मीनिंग पता ना हो। या फिर नेक्स्ट है आस्किंग हिम टू यूज ट्रांसलेशन टेक्निक्स फ्रॉम हिज नोन लैंग्वेजेस। ट्रांसलेट करके समझ ले। फिर वो नई भाषा कैसे सीखेगा अगर सिर्फ ट्रांसलेट करके ही समझता रहेगा आधी जिंदगी? फिर है कंपेयरिंग द ग्रामर ऑफ द मदर टंग एंड द न्यू लैंग्वेज। कंपेयर करके, उसको भाषाविद थोड़ी बनना है, उसको नॉम चॉम्स्की थोड़ी बनना है कि उसको कंपेयर करके और उसके अंदर की जो मूल तत्व हैं वो निकाल के बाहर लाने हैं। ठीक, बच्चे को तो भाषा सीखनी है, और भाषा सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी लैंग्वेज हो, 4 स्किल्स महत्वपूर्ण होती हैं। आप कैसे सीखते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। भाई सुनते हैं उस भाषा को जितना ज्यादा हो सके, फिर बोलना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। अगर ये 4 स्किल्स बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाए तो भाषा सीखने में इन्हीं चारों में से कहीं दिक्कत आ रही होगी, ठीक हो जाएगी। ठीक, तो ए ऑप्शन बेस्ट आंसर हुआ यहां पे। अगर देखा जाए 51% आंसर्स आपके ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। वोकैबुलरी कितनी भी याद करा दो, जब उसका फ्लो ही नहीं बन पा रहा, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या हम अगर बात करते हैं जैसे जनरली यूपी बोर्ड में हम पढ़ते हैं, एक न्यू स्टाइल नाम की एक बहुत चलती थी उस टाइम पे ग्रामर की बुक। हो सकता है आपको वोकैबुलरी के सारे वर्ड आते हो, फिर भी आप बोलना पाते हो, फिर भी आप सुन के समझना पाते हो लैंग्वेज को, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए चारों स्किल्स पे हम फोकस करेंगे, सिर्फ वोकैबुलरी से नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये तो बताया ही नहीं है कि उसको किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स LSRW में से एक में तो आ ही रही होगी, तो चारों को प्रैक्टिस करा दो, क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स बिगिन टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन। छात्र गणित की संरचना को एक विषय के रूप में समझने लगते हैं। ये बात कहां निर्धारित हुई थी? चैप्टर वाइज क्लास आपकी हो चुकी है पता नहीं कितनी बार, मतलब सेम चीज कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हो यूट्यूब पे, अब प्रैक्टिस तो कर लो कम से कम। देखो एक बार, एनपी, एनसीएफ 2009, एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 2000, फटाफट से आंसर करो। मैं एक बार पोल दे देती हूँ, जो कि मैं भूल जाती हूँ, अभी नया सिस्टम हमने लगाया है, नहीं तो क्वेश्चन आते ही पोल आपके सामने आ जाना चाहिए। लीजिए, पोल में आंसर कीजिए फटाफट से। 2784 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं पिछले कुछ मिनट में, और सिर्फ 1400 लोगों ने लाइक किया। लाइक शेयर साथ में करते रहा करो, बूस्ट अप होती है एनर्जी उससे। देखो एक बार, डी ऑप्शन मतलब एनसीएफ 2005, मान लें ये बात। अब आप में से ज्यादातर लोग एनसीएफ 2, देखो ये एनसीएफ 2009 नहीं है, एनसीएफ टीई 2009 है, वो टीचर एजुकेशन के लिए था 2009 वाला, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं था। एनसीएफ 2005 की जगह आंसर जो है वो एनसीएफ 2000 होगा। इसी के बारे में बात, इसी बेसिकली इतना फैक्ट्स आजकल पता नहीं एनसीएफ 2000 के क्वेश्चन क्यों देने लगे हैं, मतलब एनसीएफ 2000 कौन पढ़ता है? अब हम एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं। बट ऐसी चीजें भी आपके सामने आ सकते हैं, 1-2% क्वेश्चन, इनके लिए परेशान नहीं होना। कितने एनसीएफ आए हैं आज तक टोटल, फटाफट से बताओ, और कमेंट्स में बताओ किस किस ईयर में आया है। सबसे पहले आया था 1975 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। इसके बाद 1988 में, उम्र हो गई है आजकल, मेमोरी पे फर्क है। फिर ईयर 2000 और ईयर 2005, अभी नया आएगा, देखो कब आता है। तो ये 4 हमारे एनसीएफ हैं जो अब तक आ चुके हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट होता है, एनसीईआरटी बनाती है, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, बच्चे की बेहतरी के लिए बात होती है। करिकुलम होता है प्रॉपर, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एनसीएफटीई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ईयर 2009 में आया था। वो एनसीटीई ने बनाया था। एनसीटीई एक संस्था है जिसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, वो टीचर्स के लिए है, उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना एनसीएफ से। तो वो टीचर एजुकेशन के लिए था, ये खाली एनसीएफ 2009 कुछ नहीं है। ठीक, जिनको याद है बहुत खुशी की बात है, कांग्रेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, 60% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, मैं पोल आपके सामने दे देती हूँ और आंसर कीजिए फटाफट से। स्पीड आज तेज रखेंगे भाई, पूरा ही फ्लो में हूँ मैं। देखिए एक बार, आंसर कीजिए पोल में। पोल आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। जनरली हाउ डज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिगिन, यानी दूसरी भाषा का जो अर्जन है, अधिग्रहण है, वो कैसे शुरुआत उसकी होती है। दूसरी भाषा को एक्वायर करने की जो शुरुआत है, दूसरी भाषा को एक्वायर किया जा सकता है। पहले तो ये बात समझिएगा, ये नहीं है कि दूसरी भाषा को हमेशा सीखेंगे। अगर आपके आसपास बचपन से ही दो भाषाएं होती, आप दोनों को एक्वायर कर लेते, दोनों का अधिग्रहण कर लेते, क्या दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ये कौन है व्यक्ति? हाय मैम, चैप्टर वाइज क्लास कब करेंगे? पेडागोजी में न्यू हूँ। अर्जुन चंद्र, आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए लेट्स लर्न के, और वहां चैप्टर वाइज देख लीजिए, ज्यादातर चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इवन एक लेटेस्ट रीट वाली, यूपीटेट वाली जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट प्लस बी के लिए भी, वो देखिए पूरी, और उसमें कुछ चैप्टर्स और ऐड कर दिए जाएंगे। अभी तो प्रैक्टिस का समय है ये। आंसर कीजिए फटाफट से। 40% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज एक्विजिशन की शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन से, समझ से, कि भाई सुनता है बच्चा अपने आसपास और उसको समझने लगता है और एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है भाषा को। तो समझ से इसकी शुरुआत होती है, एक्सप्रेशन बाद में आएगा, पहले समझेगा तो सही। सेल्फ एनालिसिस, ट्रू फॉल्स, नथिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर था, इतनी सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी पढ़ाई जानी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसकी बात हुई थी कि भाई 3 लैंग्वेज हम एटलीस्ट पढ़ाएं बच्चों को, और पहली बार इसकी बात हुई थी एनपीई में, फिर कोठारी आयोग भी इस चीज को ही फोकस करता है, और जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो भी कह रही है कि इसको अच्छे से लागू किया जाए, है ना। लेकिन मदर टंग पे फोकस रहता है, 3 और भाषाओं में। बात हो रही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यानी इसमें 3 भाषाओं की बात हुई है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। 3 भाषाएं पढ़ाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली भाषा क्या होनी चाहिए? पोल में आंसर कीजिएगा, यहां लिख के आंसर मत कीजिए, पोल यूज करिए। दुनिया है गोल, प्लीज यूज पोल। ये हमारा टैग लाइन है इसके लिए। आंसर कीजिए फटाफट से भाई। इंग्लिश पहली भाषा हो, हिंदी, एनी मॉडर्न लैंग्वेज जो 22 भाषाएं आपको बताई थी, या फिर रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। तो ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके रात को सोते हुए अगर कोई पूछ ले कि पहली भाषा बच्चे को पूरे भारतवर्ष के हर कोने में कौन सी पढ़ाएं, आपको कहना है मदर टंग, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज, जो उसकी घर में बोली जाने वाली भाषा है, उसी में उसको इंस्ट्रक्शन देना है। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल है, आप उससे जुड़ पाएंगे जब वो मदर टंग में आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपल बात है, रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग, यानी क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृ भाषा, जो भी उसकी हो। पहली लैंग्वेज हमेशा एमटी होगी, दैट मीन्स मदर टंग। ठीक, दूसरी अगर हम बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज की, तो हम बात कर रहे हैं अगर यहां हिंदी थी तो हिंदी मान लेते हैं, मदर टंग हिंदी है, तो दूसरी भाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। थर्ड कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जाएगी, जो 22 भाषाओं में से कोई भी एक हो जाएगी, या कोई भी रीजनल चलेगी। ये 3 भाषाएं पढ़ाना जरूरी है। हिंदी नहीं कह सकते क्योंकि जरूरी नहीं है सब जगह पे हिंदी हो मदर टंग, हो सकता है कहीं पे मलयालम हो तो उसको मलयालम में पढ़ाएंगे। इंग्लिश मदर टंग एज सच भारत में तो नहीं देखी जाती। तो ये हुई बात त्रिभाषा सूत्र की। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक बार पढ़िए और पोल में आंसर करने का प्रावधान बना लीजिए, ठीक है जी। डीट प्लस भी पीआरटी के पेपर सॉल्व हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारे हम कर भी चुके हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो अगर आप डिमांड में बिजी रहेंगे तो फिर जो हम सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। पेडागोजी में हर चीज आपके काम की है, ये बात याद रखिएगा, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। जो पेडागोजी चल रही है वो आपके काम की है, ये मानिए। देखिए ब्लर आ रहा है, क्वालिटी ठीक करो अपने एंड से, यहां से सब ठीक है। देखो, व्हाट मेक्स डिस्कशन मोर इफेक्टिव, यानी जो डिस्कशन समझते हैं आप, चर्चा, जैसे मैं और आप एक रूम में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, मीटअप में करने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग इतनी संख्या में आते हैं आजकल के डिस्कशन हो ही नहीं पाता, है ना। तो अगर हम बात करें, बट संख्या में आइएगा, लेकिन हम थोड़ा डिस्कशन का प्रावधान करेंगे, ठीक। तो डिस्कशन की यदि हम बात करें जिसमें हम आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मोर इफेक्टिव कब होगा, ज्यादा बेहतर कब होगा, ये पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए, मोर इफेक्टिव कब होगा डिस्कशन,
पहला है डिबेटिंग एटीट्यूड, जब सब वाद विवाद में इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे की बात को काटने में लगे होंगे। डिस्कवरिंग अननोन फैक्टर्स एंड टॉलरेंस ऑफ व्यूज, एक दूसरे के जो विचार हैं उनके प्रति सहनशीलता होगी। और अज्ञात कारकों को हम जानते हैं, जब हम 4 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने कोई नई बात बताई, आपने अपनी नई बात बताई, हो सकता है सामने वाले ने कोई ऐसा व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया हो जो आपको पर्सनली ना पसंद हो, बट फिर भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन का मतलब ही है एक दूसरे का सर नहीं फोड़ देना, सुनना, टॉलरेंस होनी चाहिए और फिर अपनी बात कहना जो आप मानते हैं। ठीक। इंटरेक्शन अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स, हाँ मानते हैं, ये तो हर जगह ही हो रहा है ना इंटरेक्शन, तो बात हो रही है, इंटरेक्शन है तभी तो डिस्कशन है। बात हो रही है इफेक्टिव कैसे बनाएं, इफेक्टिव यानी प्रभावी, अच्छा कैसे बनाएं, तो इंटरेक्शन तो है, इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसको डिस्कशन ही नहीं कहेंगे। इंटरेक्शन का मतलब है 2 लोग मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कंट्रोल ऑफ अ टीचर, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर फ्रीडम नहीं रहेगी तो कहां से अच्छा बनेगा। तो बी ऑप्शन यहां बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि आप डिस्कवर करते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स, अननोन टेरिटरीज में आप जाते हैं जब डिस्कशन होता है, और आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए दूसरों के व्यूज के प्रति। सिर्फ 38% आंसर सही है, बाकी सब गलत हैं। बहुत ही दुख के साथ ये सूचना हमें आपको देनी पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहां सही था। क्यों, कौन सा सही नहीं था वो आप समझ गए होंगे। स्पीड मेरी तेज है तो स्लो करके देख लेना वीडियो, बेशक जो लोग नए लोग हों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट स्किल्स आर डेवलप्ड बाय मैथमेटिक्स एजुकेशन। मैथमेटिक्स एजुकेशन के द्वारा कौन सी स्किल डेवलप की जाती है? फटाफट से बता दीजिए। डिनर हो गया आप लोग का? आंसर करो। पोल आपके सामने अगेन प्रस्तुत है, बस जवाब देने की देरी है आप लोग की। ये कौन है जो लाल पीले इमोजी भेज रहा है? पकड़ो इसको। हिमांशी जी, आपसे निवेदन है थोड़ी सा टेट सिलेबस फॉलो करें। यार क्या क्या फॉलो करें ये बताइए बस आप आदित्य हैं। कोई त्रिपुरा कहता है, कोई यूपी टेट कहेगा, कोई DEET+B की बात करेगा। एक इंसान से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? हैं बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं, चाहे कोई भी टेट हो, उन टॉपिक्स को लेट्स लर्न से करो। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, उनको फिर आप सर्च करो, किसी किताब से पढ़ो, और प्रैक्टिस तो हर तरह की करनी चाहिए। इतना कुछ है चैनल पे अगर आप देखना चाहें तो। व्हाट स्किल्स आर डेवलप्ड बाय मैथमेटिक्स एजुकेशन? बताइए। ज्यादातर लोग आंसर सही कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो बात मैथ्स की होती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कतई नहीं हटा सकते हम। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मेन एक रिक्वायरमेंट है मैथ्स के साथ। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कह सकते हैं जब हम प्राइमरी में मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो रियल लाइफ से जोड़ते हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। डिसीजन मेकिंग तो मुझे नहीं लगता कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगेन कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं होता है सच। और डिसीजन मेकिंग अगेन तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे सामने है वो है ए ऑप्शन, और वही सही है जो कि आप आंसर भी दे रहे हैं। 60% के अराउंड आंसर्स यही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्पीड यही बरकरार रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, वैसे आसान है। यार सीटेट किसको ही पता है, अब क्या कर सकते हैं। ये जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं ये अपने हिसाब से चलती हैं। रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं, आप देखते भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, होता फिर भी कुछ नहीं है। हम भी कोशिश तो करते हैं अपने एंड पे, बट रिजल्ट कुछ खास निकल के आता नहीं है। जो करना होता है वो वैसे भी करते हैं। देखो खैर कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट, which of the following statements is not true in the context of the main objectives of teaching environmental education at the primary level। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट लिखा है। प्रियंका अपने एंड पे क्वालिटी ठीक करके देखो, यहां से बिल्कुल भी ब्लर नहीं है ना? आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे? ऐसा तो कोई मैंने व्यक्ति नहीं सुना आज तक जिसको मेरी बात पे विश्वास ना हो। ऐसी हल्की बातें तो मैं करती ही नहीं हूँ। देख रहे हो, सेल्फ लव, नार्सिसिज्म का नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हूँ अब मैं। मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स। जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसके? एनवायरमेंटल एजुकेशन के, उसमें कौन सी एक चीज शामिल नहीं है? बताओ एक बार। टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, या फिर नेक्स्ट है टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कॉजेज एंड एफर्ट्स ऑफ द क्लास
to know and understand the interaction between humans and their environment, to know and understand true aspects of the life education. आसान क्वेश्चन है यार, गलत आंसर क्यों कर रहे हो हैं? क्या मिलेगा आपको गलत आंसर करके? डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है, जिसका जवाब सिर्फ 28% लोगों ने दिया है। इसी बात पे पोल को क्लोज कर देते हैं। कई लोग इस इंतजार में होंगे कि पोल में आंसर तब करेंगे जब आंसर पता लग जाएगा। टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। हाँ, एनवायरमेंट में एटलीस्ट एनवायरमेंट की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? फिर है बी ऑप्शन, टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कॉजेज एंड एफर्ट्स ऑफ द क्लास। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी डेवलप होनी चाहिए एनवायरमेंट के प्रति भी और आपस में बच्चों में भी, क्योंकि एनवायरमेंट पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में जानेंगे। टू नो एंड अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट, कैसे ह्यूमंस अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एनवायरमेंट को हमसे नुकसान होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपने मेरे साथ ईवीएस पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आपको लग रहा होगा ईवीएस क्यों करते हैं हम, क्योंकि पूछे जाते हैं आजकल ऐसे सवाल। ठीक, डी ऑप्शन यहां सही है, टू नो एंड अंडरस्टैंड ट्रू एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एजुकेशन। लाइफ एजुकेशन की बात एनवायरमेंट में ये उद्देश्य मेन नहीं है। ठीक है जी, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा क्लास छूट गया, कौन है ये व्यक्ति? हेल्प मी। कोई बात नहीं, मनु एजुकेशन एक काम कीजिएगा, अभी फिर से देख लीजिएगा जब सेशन समाप्त हो जाए। आज हमने जल्दी शुरू कर दिया, 9:30 पे शुरू करेंगे डेली अब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू हेल्प रिजेक्टेड चिल्ड्रन? रिजेक्टेड चिल्ड्रन मैंने उस दिन आपको बताया था, रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता क्लासरूम में, जिनको पीयर ग्रुप अपने पास नहीं बिठाना चाहता, अलग थलग रहते हैं बेचारे। ठीक, इनको फटकार दिया जाता है कि भाई तुम तो अलग ही रहो, वी डोंट लाइक यू, ऐसे वाली सिचुएशन बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे? कौन सा एक प्रभावी तरीका नहीं है बच्चों की हेल्प करने का? कौन से बच्चों की जो रिजेक्टेड हैं, जिनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती पीयर ग्रुप में क्लास के अंदर, तो कौन सा तरीका नहीं होगा इनसे डील करने का? एक बार पोल में जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, फटाफट से बताइए, रिवीजन करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। चाहे वो त्रिपुरा टेट हो, चाहे वो आपका ये जो भी अभी आप में से कोई कह रहा था ना उड़ीसा टेट आई थिंक, और रीट वगैरह भी आ रहे हैं, तो एक रिवीजन क्लास रखेंगे, आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, रेप्रीमेंडिंग होता है फटकार लगाना, मॉडलिंग होता है कि आप अच्छा व्यवहार करवा के दिखाएं बच्चों से, अब वो उससे एक्सेप्टेंस मिलेगी। ठीक, या ऐसी मूवीज वगैरह दिखाएं जिसमें उनको एक्सेप्ट किया जा रहा हो। कोच भी कर सकते हैं, उनके व्यवहार को बदलने में हेल्प मिलेगी। रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव सोशल बिहेवियर, एक अच्छा सकारात्मक सामाजिक व्यवहार कैसे करना है, इसको भी आप सिखा सकते हैं, ये भी हेल्प हो सकते हैं। तीनों ही तरीके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, वहां नॉट की जगह नॉर्मल सिंपल लिखा हुआ था। आंसर क्या होगा? रेप्रीमेंडिंग। कभी भी किसी भी बच्चे को सुधारने का या ठीक करने का किसी भी बिहेवियर को रेप्रीमेंडिंग यानी फटकार लगाना, घुड़काना तरीका नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम और वर्स होगी इससे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। ऑल ऑफ द organic and inorganic components surrounding us as well as the events, conditions and processes of their interactions are collectively known as dash। चलो आंसर करो फटाफट से, तभी जाके हम बढ़ेंगे आगे। इतनी सी बात है, आपको करना है आंसर एंड नथिंग एल्स, इतना ही काफी होगा। लेट मी सेंड यू पोल। चलो आंसर करो फटाफट से, जल्दी से आंसर करो भाई। सिंपल बात है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहाँ होंगे? एनवायरमेंट में ही होंगे या कहीं और दूर दूसरे सराउंडिंग में होंगे? सराउंडिंग की बात हो रही है, आसपास जो इवेंट हो रहे हैं, कंडीशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, कलेक्टिवली इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे एनवायरमेंट। इसमें भी कई लोग इसको इकोसिस्टम कह रहे हैं, जो कि पार्ट है एक तरह से एनवायरमेंट का। तो क्यों ऐसी गड़बड़ कर रहे हो भाई? है आंसर क्या है? सिंपल, पर्यावरण कहलाएगा ये। अगर आप एक इंक्लूसिव वे में देखोगे, जो एक लार्जर एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, तुरंत आंसर बदल देते हो ना, जैसे मैं बताती हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, होपफुली आप आंसर को सही तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इज डैश फॉर द स्टूडेंट्स। भाई ईवीएस पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ये बता दीजिए। करा देंगे रीड प्रीवियस ईयर पेपर, और बताओ आंसर करो। चलो पोल ले लो, इसी बात पे लटक जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, लाइक शेयर भी करते रहना साथ में, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, 1000 लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं, लाइक भी करने को राजी नहीं है।
ए कह रहे हैं 60% लोग, टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड लुक फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन बट सिंपल एंड इजीली ऑब्जर्वेबल। बात तो सही है। टू ऑब्जर्व एंड एग्जामिन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही आती हैं क्या एनवायरमेंट में? नहीं। तो फिर ये आंसर कैसे हो सकता है? लिमिटेड कैसे हो सकता है आंसर? आंसर तो वो बेहतर है जो बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले पॉजिटिवली। ऑब्जर्विंग सिंपल इवेंट्स इन द अर्थ एंड स्काई, ड्रॉइंग देयर कॉजेज एंड इमेजेस। ड्रॉइंग की क्लास थोड़ी चल रही है कि सिर्फ सिंपल इवेंट्स को देखें, आसपास जो भी हो रहा है वो देखेंगे, वो सिर्फ अर्थ और बाकी चीजें थोड़ी। फिर है एक्सप्लोरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर सोशियो सिविल एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। सोशियो सिविल नहीं, हर तरह के एनवायरमेंट में जो भी हो रहा होगा आपके आसपास, एनालाइज करे बच्चा, अंडरस्टैंड करे, पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाए, समझे आसपास की परिस्थिति को। जैसे हम बात कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की भी इवन बात आती है जब आप पढ़ते हैं ईवीएस 3rd 4th 5th क्लास की, तो उसमें काला हांडी की बात हुई है, जहां थोड़ा ये बात हुई है कि वहां कितना भुखमरी है, परेशानी है, जबकि वहीं चावल ग्रो होता है। तो ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन एनवायरमेंट में पढ़ाई जाती है, चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो या एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। तो बच्चों को एनालाइज करना आना चाहिए, बाकी चीजें आनी चाहिए। आंसर आपका सही है इसमें, 61% आंसर आपका ए ही है जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू टीच एनवायरमेंटल साइंस इज डैश टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग। ध्यान से आंसर कीजिए, पोल में आपको दे देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है जी। कई लोग तो भाग जाते हैं नाराज होकर, उनके पसंद के क्वेश्चन ना हो तो। स्पीड कैचअप नहीं कर पा रहे कई लोग तो आज। खैर कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज टू टीच एनवायरमेंटल साइंस इज डैश टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग वेयर क्वेश्चंस गाइड एक्टिविटीज एंड डिस्कशन फॉर द पर्पज। सिंपल है भाई, क्वेश्चनिंग की बात हो रही है, क्वेश्चनिंग की बात हो रही है तो क्या होगा? ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? कुछ भी। प्रोजेक्ट मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या ब्रेन बेस्ड लर्निंग। कायदे में क्या होना चाहिए? ब्रेन बेस्ड लर्निंग। नहीं, ब्रेन बेस्ड लर्निंग नहीं होना चाहिए कायदे में। ब्रेन का यूज करके क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी कर रहे हैं बच्चे। सिंपल बात है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? फटाफट से बताओ, 1 मिनट में चलेंगे आगे। हमारा इंटरनेट इतना स्लो है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत खुशी की बात है, इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। आंसर इसका होगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बच्चे क्या कर रहे हैं? ब्रेन का यूज करके इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्टिव हैं। तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? इंक्वायरी। वैसे भी एनवायरमेंट के लिए मेथड बेस्ट रहता है, ये अभी हमने कुछ ही दिन पहले करा था, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ना? डैश स्टूडेंट गेट्स टू नो हाउ सोसाइटीज वर्क एंड हाउ दे कैन पार्टिसिपेट एंड एक्ट एज इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। यानी किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले छात्र को पता चलता है कि समाज कैसे काम करता है, किस तरह के भाग उसमें सम्मिलित होते हैं, क्या महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार नागरिक के रूप में कैसे काम कर सकते हैं आप, ये सारी बातें हम करेंगे। बी क्यों नहीं? लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या? अभी डिस्कस कर लेंगे, क्यों नहीं, टेंशन मत लो, बस पूछ लिया करो। क्यों नहीं के तो इतने जवाब होते हैं जिसकी हद नहीं है। 5 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, अगर क्यों नहीं का जवाब ना निकले 5 साल में, तो फिर क्या फायदा है जीने का। दीजिए जवाब, आपके सामने पोल प्रस्तुत है। प्रोजेक्ट मेथड क्यों नहीं, ये कह रहे हो ना? क्वेश्चन पढ़ा नहीं शायद आपने ध्यान से। प्रोजेक्ट मेथड कब जनरली आंसर होता है? जब ग्रुप की बात हो रही हो, जब कुछ खोज करने की बात हो रही हो, है ना? भूल जाते हो कि पूछा क्या है। डैश स्टूडेंट्स, भाई अपनी मर्जी से मत चला कर, थोड़ा हमारी भी सुन लिया कर। नहीं, आप कितने लोग देख रहे हैं? 3600-3800 लोगों में बोर्ड बेइज्जती करा रहा है, बताओ। डैश स्टूडेंट्स गेट टू नो हाउ साइंटिस्ट हाउ सोसाइटीज वर्क एंड हाउ दे कैन पार्टिसिपेट नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेंगे? सिंपल बात है, सोशल साइंस पढ़ के बनेंगे, सोशल वर्क करके नहीं। ठीक, ये तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? कई चीजें पूछी हैं इसमें। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कितना भी मोल्ड करके बता दूं, मतलब वही रहेगा जो पूछा गया है कायदे में, तो है ना? भाई जो सोशल साइंस पढ़ेगा वो सिविक्स भी पढ़ेगा, वो ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, वो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, वो पॉलिटी भी पढ़ेगा, तो सारी चीजें अपने आप आ गई। सिंपल बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि लड्डू क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा रहे हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, बता दिया था ना इसका, तो प्रोजेक्ट मेथड क्यों नहीं होगा। चलो फिर भी एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर तो सही दे रहे हो आप लोग आज। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू टीच एनवायरमेंटल साइंस इज डैश अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग वेयर क्वेश्चंस गाइड एक्टिविटीज एंड डिस्कशन फॉर द पर्पस। क्वेश्चंस गाइड एक्टिविटीज मतलब क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चनिंग बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड बात हो रही है, डिस्कशन बेस्ड बात हो रही है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। अगर यहीं पे लिखा होता क्वेश्चंस की जगह पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, कोई प्रोजेक्ट उन्हें दिया है एक्सप्लोर करने को जिसमें वो ग्रुप में मिलकर कुछ नया तैयार करेंगे, तब तो समझ आता है ना, डिस्कवर करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड के लिए वो सब बातें आती हैं। यहाँ क्वेश्चनिंग को प्रोजेक्ट मेथड से नहीं जोड़ सकते, जब तक फील्ड में काम ना हो तब तक प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, मतलब बच्चे एक्टिव ना हो ग्रुप्स में। यहाँ पे इंक्वायरी की बात हो रही है, क्वेश्चनिंग बेस्ड बात हो रही है। सिंपल बात है, वर्ड्स को पकड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आउटडोर गेम्स आर दी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर। आउटडोर गेम्स बेस्ट सॉल्यूशन कैसे हैं, सबसे अच्छा समाधान क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोल आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ब्लर नहीं है, अपने एंड पे चेक कीजिए, यहां से एकदम करेक्ट है, करेक्ट। अगर विश्वास नहीं होता है तो ये देखिए, मैं पोल तो दे ही रही हूँ आपको इसके थ्रू, पता नहीं इसमें दिख रहा होगा या नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पोल दे देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 ए बी सी, थोड़ा आगे हो जाती हूँ दिख नहीं रहा होगा, और डी। देखो एक बार फटाफट से बताओ। 360p पर मत देखो भाई, थोड़ी बढ़ा लो क्वालिटी, थोड़ा इंटरनेट खर्च हो जाएगा। आउटडोर गेम्स आर दी बेस्ट सॉल्यूशन। बाहर जाके जो खेलना है, आउटडोर गेम्स आप समझते हैं क्रिकेट हुआ, और वैसे तो इंडोर होता है आपका बैडमिंटन, बट उसको भी हम आउटडोर ही बना के खेलते हैं, तो आउटडोर मतलब बाहर जब खुले में आप खेल रहे हैं। डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल्स अमॉन्ग दी स्टूडेंट्स, यानी मन और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। मेकिंग स्टूडेंट्स हेल्दी, हाँ ठीक है ये बात भी। कीपिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये उद्देश्य तो नहीं होता बट हाँ ठीक है मान लेते हैं, ये बात भी सही है। फिर है टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सेप्ट लूजिंग सिचुएशंस एंड इंप्रूविंग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स। इंट्रापर्सनल नहीं होगा, ये होना चाहिए, हाँ इंट्रापर्सनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है अंतर है और अंतर दोनों ही हो सकता है। देखो बेस्ट ऑप्शन क्यों है और कैसे है। आउटडोर गेम्स का मतलब है जब बाहर जाके खेलेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन कैसे है। साइकोमोटर स्किल्स, हाँ हमको सबको पता है कि भाई फिजिकली एक्टिव होगा। मेकिंग स्टूडेंट्स हेल्दी, बात सही है। कीपिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम मोबाइल्स, चलो ये बात भी सही है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सेप्ट लूजिंग सिचुएशंस एंड इंप्रूविंग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे इंटर भी लिख सकता था तब भी सही है। मेन उद्देश्य क्या होगा, बेस्ट क्यों है, क्योंकि आप टॉलरेंस सीखते हैं, आप हारना सीखते हैं, हार को एक्सेप्ट कैसे करना है ये सीखते हैं, आप टीम वर्क सीखते हैं, आपको टॉलरेंस आती है, आप हार जीत को एक साथ एक्सेप्ट कर पाते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, आप सहयोग करना सीखते हैं, है ना, आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, आप अपनी एबिलिटीज को बेहतर समझने लगते हैं, आप ग्रुप में इंटरपर्सनल भी बेहतर होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो चार हल्के हल्के ऑप्शंस थे, तीनों ही सही थे, बट बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मेन उद्देश्य, जब आपने फिजिकल एजुकेशन भी कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्पोर्ट्स के थ्रू टीम स्पिरिट आती है, कोऑपरेशन आता है, टॉलरेंस आती है, ये सारी चीजें आती हैं। फिजिकली तो हम फिट होते ही हैं ऑब्वियसली, वो तो अंडरस्टूड ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आप में से बहुत सारे लोग यही कर चुके हैं, इसी बात पे हम बढ़ेंगे अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता के लिए कौन सा एक उदाहरण जो है वो बेस्ट है। एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के लिए सबसे बेहतर उदाहरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैम क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं दिख रहे। अनु अरविंद अपने एंड पे ना क्वालिटी इंक्रीज करके देखो, मुझे लग रहा है किस दिन आपको दिखाना ही पड़ेगा मुझे, बिल्कुल आगे आकर के। ये अभी कुछ दिन से ही हुआ है यूट्यूब में ही गड़बड़, मतलब ये अपने आप ही ऑटो पे चला जाता है और उसमें क्वालिटी फिर कई बार खराब ले लेता है, फिर आपको ब्लर दिखते हैं क्वेश्चंस। 1080p पे यूज करके देखो, मैं एक बार अभी आज आपको दिखा के ही जाऊंगी। लो क्वेश्चन नंबर 16 का पोल ले लो। फर्स्ट ऑप्शन है, ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग 7 ceramic bowls with water such as जल तरंग, परफॉर्मिंग अ न्यू रोल इन अ skit, playing a new tune on a guitar, listening to new songs। अब देखो सिर्फ सुनना नए गानों को, ये तो क्रिएटिविटी नहीं हुई ना, ये तो किसी और की क्रिएटिविटी है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नया गाना आया है। प्लेइंग अ न्यू ट्यून ऑन अ गिटार, काइंड ऑफ है, बट वो कितनी बेहतर है, सही है नहीं है, ये हमें नहीं पता।
फिर है परफॉर्मिंग अ न्यू रोल इन अ स्किट, नया रोल प्ले कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी वो आपने खुद ने बनाया होगा रोल, जरूरी नहीं है। अब या तो ए ऑप्शन या तो सी ऑप्शन। ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या ये ज्यादा क्रिएटिव नहीं है? क्या ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है? कहने को तो चारों ही हो जाएंगे, चलो चारों नहीं तो तीन तो है ही, डी को हटा दें अगर, तो डी को अगर हटा दें तीनों है नए। बेस्ट कौन सा होगा? जब आप खुद कुछ नया बना के उसको यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट क्रिएटिविटी कहां लगेगी? ए ऑप्शन में लगेगी, जो हाईएस्ट लेवल होगा। नॉर्मली यहां पे भी क्रिएटिविटी है, थोड़ी सी यहां भी मिल सकती है, यहां तो नहीं है। ठीक, तो बेस्ट एग्जाम्पल तो ए ही होगा इस केस में एटलीस्ट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 3 क्वेश्चन और रहते हैं आपके। देखो तो हल्का सा टाइम तो लगता है पोल वाले सिस्टम में, बट कहाँ कौन सी ट्रेन मिस हो रही है आपकी? पढ़ ही तो रहे हो, मूवी तो देख लो 3 घंटे की है, सेशन मत देखो आधे घंटे का भी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इन द पीयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट, चिल्ड्रन हु रिसीव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोट्स वो भी इक्वल नंबर, बराबरी की। यानी एक बच्चे को खड़ा किया गया, चलो मॉनिटर बताओ बच्चों, इसको मॉनिटर बना दें क्या? 50 बच्चे थे, 25 ने हाथ उठाया यस, 25 ने हाथ उठाया नो, क्या कहोगे इसको? हाँ, बेंड्यूरा पास्ड अवे, यस। कॉन्ट्रोवर्शियल चिल्ड्रन कहोगे, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन कहोगे, रिजेक्टेड चिल्ड्रन कहोगे, या पॉपुलर चिल्ड्रन कहोगे? बताओ एक बार। उनको लिविंग लीजेंड कहा जाता था, 90 इयर्स एज। चलो देखो एक बार, फटाफट से आंसर करो। कौन से बच्चे होंगे जिनकी 50% तो येस है और 50% नो है? यानी 50% जो जनता है वो पॉजिटिव है इनके, और 50% जो है वो नेगेटिव है। जनता का मतलब यहाँ बच्चे, क्लास रूम की बात हो रही है। ठीक, ऐसे बच्चों को क्या कहोगे जिसके लिए आधे लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और आधे लोग नेगेटिव कह रहे हैं? कॉन्ट्रोवर्शियल है, नेग्लेक्टेड है, नेग्लेक्टेड तो कतई नहीं है, नेग्लेक्टेड है जिसपे ध्यान ही ना हो। रिजेक्टेड में पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ज्यादातर लोग नेगेटिव में होंगे तभी रिजेक्ट किया गया है। अब या तो कॉन्ट्रोवर्शियल है या तो पॉपुलर है, बताओ आपको क्या लगता है? या तो कॉन्ट्रोवर्शियल है या तो लोकप्रिय मतलब पॉपुलर है। आंसर इसमें आपका सबका सही है, 76% लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि आधे लोग खड़े हैं पक्ष में और आधे खड़े हैं विपक्ष में, तो ये विवादास्पद हो गया। ऐसी सिचुएशन बन गई तो चूज करें तो करें क्या आखिर? जबकि पॉपुलर वो होता है जिसके लिए पॉजिटिव में हाथ ज्यादा खड़े हों, जहां बराबरी की चीजें हो गई, दैट मीन्स कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी। आधे लोग ये कह रहे हैं, आधे लोग वो कह रहे हैं, तो कॉन्ट्रोवर्शियल बच्चे कहलाएंगे ऐसे जिनके पक्ष में आधी जनता पॉजिटिव है आधी नेगेटिव है। जिनकी ज्यादातर पॉजिटिव है वो पॉपुलर, जिनकी बिल्कुल नेगेटिव है वो नेग्लेक्टेड, सॉरी रिजेक्टेड, और आपके नेग्लेक्टेड भी वो होंगे जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। What causes early adolescence to appear out of proportion? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई कह रहा है मैम आई एम फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग लाइव सेशन, राखी बघेल, नाम तो ऐसा लग रहा है आपका पढ़ा पढ़ा सा। चलो फिर भी वेलकम है आपका, अगर आप पहली बार आई हैं तो। आप आई बाहर आई, अब बाकी लोग कहेंगे हमारे आने से नहीं आई क्या बाहर, आपके आने से आंधी आई तूफान आया। देखो एक बार पीछे मार रही हूं मैं। वॉट कॉजेज अर्ली अडोलेसेंस टू अपीयर, वॉट कॉजेज अर्ली अडोलेसेंस, अर्ली अडोलेसेंस आप समझते हैं 11-12 साल की उम्र वाली बात चल रही है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब आपको दिख रहा है अचानक से बढ़ने लग गए कहीं से भी, हाइट बढ़ रही है बहुत तेज, सर छोटा दिखने लगता है क्योंकि बॉडी बड़ी हो रही है, तो प्रोपोर्शन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है, टॉप ग्रोथ है, रिवर्स सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल है, क्या है? आंसर कीजिए। सोनू मीना को इतनी चिंता है मेरी शादी की, कुछ और काम सोच लेते, ये तो एटलीस्ट मुझे सोच लेने दो। मैंने इसका पोल दे दिया था क्या? चलो एक और बार ले लो भाई, क्या कर सकते हैं। आंसर करो, चलो इसका आंसर करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। DPPRT में आ चुके हैं इमरान इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस, आप ये कह रहे हो ना। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन में है कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में काम आएंगे या नहीं आएंगे। अरे यार पेडागोजी पढ़ रहे हो, कौन सा संस्कृत पढ़ रहे हो कि बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो गया, कहीं से भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? संडे वार्ता नहीं हुई ना इस बार, तो सबको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सेफेलोकॉर्डल क्या क्या कहोगे इसको?
यार ये सेफेलोकॉर्डल नहीं है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन की अगर बात हो रही है ना, ये इन्होंने नया एक कॉन्टेक्स्ट लगा दिया जिसको कह रहे हैं रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। यानी जो इस वाली स्टेज में जनरली क्या होता है, सर से पैर की तरफ बढ़ते हैं और सर पहले डेवलप होता है, फिर उसके बाद बाकी का हिस्सा। अब क्या होता है, बहुत तेजी से बॉडी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो ये हिस्सा छोटा दिखने लगेगा कंपेरेटिवली, तो इसको रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल कह दिया। ये इनका ही अपना बनाया हुआ कॉन्टेक्स्ट है, इसको जनरली तो हम नहीं पढ़ते हैं, बट जो आंसर बोर्ड ने दे दिया, ये डीट प्लस बी में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे। डीट प्लस बी पीआरटी का क्वेश्चन है और कई जगह पे पूछा हुआ है, ये एक अलग सा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है इसमें, जो जनरली हमें कहीं नहीं मिला था आज से पहले। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ सी ऑप्शन। मेरा एनडीए क्लियर हो गया है, सब इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दीजिए ना। ऑनलाइन कोचिंग है आजकल अवेलेबल, कजिन है उनका हुआ था। पोल में ऑप्शन लिखो, कमेंट में ना लिखो, इसमें डाउट पूछ सकते हैं यार। विवेक कुमार सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें, है ना। सी ऑप्शन सही आंसर है। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग थियोरी। करके सीखने वाली जो विधि है, कौन सा मेथड करके सीखने वाली विधि पर आधारित है। आज मजा आ गया, बहुत बढ़िया दीप्ति, मुझे तो कोई गाना याद आ गया इससे, और याद भी नहीं आ रहा। अच्छा, रश के कमर, ओके फाइन। देख रहे हो, मुझे तो एक तो बातों से गाने याद आते हैं, मेरे साथ दिक्कत ही है, हर सिचुएशन के लिए गाना मेरे दिमाग में तैयार रहता है। पुराने लोगों के सामने बोल के देखो, हाँ, मेरी नानी ना नाराज हो जाती है, कोई शब्द यूज कर दे घर में, मजा। अभी 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 हम लोग ज्यादा कूल हो गए हैं कि हम क्लास में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, देख रहे हो आप, ये आप ही लोग कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस बढ़ावा दिया। देखो एक बार। लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, या एनालिटिकल और सिंथेसिस। सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होगा बच्चा, सेफेलोकॉर्डल होता है सर से पैर की ओर विकास। प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ लो, मैंने यूट्यूब पे बहुत डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है जी, माई ऑल आंसर्स आर करेक्ट टिल नाउ। ठीक है, म्यूजिक विद ईशा, आपके साथ टीचिंग कर सकता हूँ क्या। विकास यहाँ तो सही चल रहा है, मतलब आप लोग ज़्यादातर मेरे सेशन देखना चाहते हैं, तो अब फिर मतलब कुछ क्लियर कट आंसर नहीं है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं बताऊंगी। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को इतनी हंसी आ रही है ना, जिसकी हद नहीं है। हाँ आप ही करते हो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ज्योति सिंह। हाँ, एल्बर्ट बनीरा इज नो मोर। चलिए फिर, थैंक यू अंश, थैंक यू दीप्ति। आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताओ। आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। भाई जब बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगा, जब वो खुद समस्या का समाधान निकाले। सिंपल बात है। बैठ के चर्चा करना और एक्टिवली समाधान निकालना कौन ज्यादा बेटर है, जो भाषण दे रहा है या फिर जो कर रहा है काम को। जो कर रहा होगा तो ये ज्यादा एक्टिव हुआ है बच्चा, यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हुआ, बजाय कि सिर्फ डिस्कशन करने की बजाय। इंडक्टिव डिडक्टिव में भी हम एक तरह से कोई चीज खोज के निकालते हैं, किसी पे चर्चा करके निकालते हैं, जरूरी नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्वियसली ज्यादा एक्टिव होगा इन दोनों से। कई बार इंडक्टिव डिडक्टिव में पहले से एग्जाम्पल प्रस्तुत होगा। ठीक, एनालिटिकल सिंथेसिस मेथड सबसे ज्यादा एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि बच्चा एक्टिव है भैया, इसलिए बी नहीं होगा, मतलब बी ही होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। 51% आंसर यही दे रहे हैं। मैम आपके वीडियो क्लिप्स अपलोड कर सकता हूँ क्या। यार कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो अपलोड करना मत देखो, और एज सच कोई ऑफिशियल परमिशन तो नहीं है, बट बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं और अभी मेरा कोई मन नहीं करता उनको छेड़ने का, तो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। गुड इवनिंग मैम नीतू। हेलो नीतू, फर्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। हम हंसी मजाक करते हैं तो थोड़ा दिल पे मत ले जाइएगा। चलिए लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बहुत बातें बातें हो गई हैं। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आंसर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आज का आखिरी सवाल है, और आप लोग के साथ सोने जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ करके इसको। हाउ कैन यू ऑब्जर्व अ स्टूडेंट फॉर गार्डनिंग एक्टिविटीज। भाई एक बच्चा है जो गार्डनिंग कर रहा है, जो बागवानी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बताइए। एक मिनट रुको, नया पोल ले लो। एक तो आप लोगों के कमेंट पढ़ने में इतने
खुशी का आभास होता है। पीरियड नोटिफिकेशन भाई हम ही। प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर से बाहर की तरफ जाना। एक बार डेवलपमेंट की वीडियो देख लो, अभी रिसेंटली यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार पोल में इसमें भी दे दूंगी कार्ड में। अगर इतनी बेसिक बात नहीं पता तो फिर लेट्स लर्न पे तो आप अपनी और मेरी दोनों की नाक खतरे में है ना। और अभी डिस्कस कर लेंगे, चलो एक बार, कोई बात नहीं, आप क्यों कष्ट करोगे देखने का। एक बार पोल में आंसर कर लो। पहला ऑप्शन है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी, यानी गतिविधि की शुरुआत से अंत तक आप एक बच्चे को बागवानी करते हुए ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे उसका, या फिर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गार्डनिंग एक्टिविटीज, यानी बागवानी गतिविधियों की तैयारी करते समय ड्यूरिंग हिज एक्टिविटी टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द गार्डनिंग टास्क। बताइए एक बार, आपको ऑब्जर्व करना है एक बच्चे को जब वो गार्डनिंग की एक्टिविटी कर रहा है, ये देखने के लिए कि वो कितने बेहतर तरीके से करता है, कैसे करता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एज अ टीचर आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, कैसे हो मेरी दीदी, एकदम बढ़िया दीदी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गार्डनिंग एक्टिविटीज। भाई जब प्रिपेयर करे तब भी देखो, जब एक्टिविटी कर रहा हो ड्यूरिंग तब भी देखो, कंप्लीशन हो जाए तब भी देखो, तो शुरुआत से आखिर तक देखो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी, बेस्ट आंसर हो गया। भाई आप पूरा देख पाओगे ना कि उसने कैसे प्लान किया एक्टिविटी को, कैसे उसने परफॉर्म किया, बाद में जब कंप्लीट हो गई तो कैसे आपने क्या एनालाइज किया। सिंपल बात है, ए ऑप्शन मच बेटर है। बी पे क्यों ध्यान है आपका। फिर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गार्डनिंग क्यों, शुरुआत से जब प्रिपेयर किया, जब परफॉर्म किया, जब कंप्लीट हुआ, तीनों टाइम पे देखो। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दर्द दुख है बाकी अभी। नहीं, यूपीएसआई की प्रिपरेशन तो नहीं होती जी, हम टीचिंग की ही प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे। तो आज आउट ऑफ 20 कितना ठीक हुए क्वेश्चंस आपके, कितना ठीक नहीं, कितने ठीक हुए ये बता दीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, पाप लगता है। और सब्सक्राइब भी ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा, है ना।